हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास 9th का। टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी के बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे, यानी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वर्क क्या होता है। वर्क का मतलब ये होता है कि भाई व्हेन वी अप्लाई फोर्स एंड बॉडी डिस्प्लेसेस। इट मीन्स कि भाई वर्क हुआ है। अगर आपने कोई फोर्स लगाया है और उससे क्या है कि बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, तो इसका मतलब कि वर्क हुआ है। ठीक है, तो हम इस पूरे टॉपिक में वर्क और एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वर्क एंड एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कंसेप्चुअल फिनोमिना ऑफ वर्क ये होता है कि जब तक साइंटिफिक लैंग्वेज में आप बॉडी को डिस्प्लेस ना करा पाए तब तक कोई वर्क डन नहीं होता है। यानी कि अगर आप डिस्प्लेस नहीं करा पाए तो इसका मतलब आपका वर्क डन जो है वो जीरो है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। हालांकि हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में तो हम ये कहते हैं कि अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो वो भी एक वर्क है। ठीक है, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इट मीन्स दैट रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, साइकिलिंग, रनिंग, है ना, ये सारी चीज़ों में एनर्जी तो लगती है लेकिन वर्क नहीं है ये। ठीक है, समझ में आई बात। अगर मैं यूँ कह दूँ कि वो पेपर में पास होने के लिए सी इज़ वर्किंग हार्ड, है ना, सी इज़ वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे वर्किंग हार्ड का मतलब है कि मेहनत कर रही है, लेकिन वर्क डन नहीं है यहाँ पे इन द साइंटिफिक डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, आगे देखते हैं जरा। चलिए, तो साइंटिफिक कंसेप्शन में वर्क का जो कंसेप्शन है कि द गर्ल, मान लो सपोज करो, ये दिया हुआ एग्जांपल, अ गर्ल pulls a trolley and the trolley moves through a distance. The girl has exerted a force on the trolley and it is displaced. Therefore, work is done. बात समझ में आई। कहने का मतलब यही है कि अगर उस लड़की ने एक ट्रॉली को मूव किया, ठीक है, पुल किया, खींचा और मूव कराया कुछ डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पे वर्क डन हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, अ क्लोजर लुक एट द अबव सिचुएशन रिवील्स दैट टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर द वर्क डन। अ फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ये दो चीज़ें याद रखनी है आपको कि वर्क को पता करने के लिए कि वर्क डन हुआ है कि नहीं हुआ है, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। या तो उसके ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए और साथ में उसके साथ उसका वर्क डन भी वो बॉडी का होना चाहिए। इफ़ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट डन। कहने का मतलब है कि इन दोनों में से कोई सा भी एक कंडीशन जो है नहीं फॉलो हो रहा है तो इट मीन्स कि वर्क डन नहीं हुआ है। सपोज कीजिए, एक और एग्जांपल है हमारे पास, अ बुलक इज पुलिंग अ कार्ट, द कार्ट मूव्स, देयर इज अ फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट हैज मूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो कार्ट मूव हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे वर्क डन हुआ है और फोर्स भी लगा है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब कितना फोर्स लगा है, कितना वर्क डन हुआ है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे हम, कितना वर्क हुआ है ये कैसे, अगर क्वेश्चन ये आ गया कि वर्क डन निकालो तो कितना वर्क डन हुआ ये आपको कैसे पता करना होगा। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं इसके बारे में अच्छे से। देखिए, अगर आपको वर्क डन अगर आपको निकालना है तो वर्क डन निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये इसमें क्या है, ये W का मतलब वर्क डन है, F का मतलब फोर्स है और S का मतलब डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि सपोज करिए कि ये जो टेबल रखा हुआ है, टेबल के ऊपर आपकी ये जो बॉक्स रखा है, छोटा सा ईंट रखी है जो भी है, ठीक है, इसके ऊपर मान लीजिए F फोर्स लगता है और ये यहाँ से
यहाँ तक आ जाता है, यानी इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एस है, और ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर एफ है, तो जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यानी सपोज करिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो कि अगर मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स लगता है और 2 मीटर बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, तो वर्क डन हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर, है ना। एक ये इसका न्यूटन और इसका मीटर, लेकिन इसी न्यूटन मीटर को आप लिख सकते हो, क्योंकि वर्क का अपना खुद का यूनिट होता है, तो उसको आप लिख सकते हो 20 जूल। ठीक है, 20 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ इसी तरह से मैं आपको एक जूल की डेफिनेशन भी बता दूं आपको, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है और बॉडी जो है वो 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो हुआ है वो 1 न्यूटन मीटर की जगह 1 जूल हुआ है। ठीक है, यानी कि एक बॉडी के ऊपर अगर 1 न्यूटन फोर्स लगा दिया जाए और 1 मीटर वो डिस्प्लेस हो जाए, 1 न्यूटन फोर्स लगा दिया जाए और 1 मीटर वो डिस्प्लेस हो जाए, तो उसको हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वर्क हुआ है वो 1 जूल हुआ है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना इस चीज को। क्लियर। तो यूनिट ऑफ वर्क डन इज यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। ठीक है, याद रखना इस चीज को। नाउ वी आर सॉल्विंग अनदर एग्जाम्पल। We have another example 10.1 of the NCERT. A force of 5 Newton is acting on an object. The object is displaced through 2 meter in the direction of the force. है ना, you can see in the figure to 10.2. It is mentioned in the book. If the force acts on the object all through the displacement, then work done is 5. तो यहाँ आपको सॉल्व करना है। तो सपोज कीजिए वर्क डन आपको निकालना है। यहाँ पे एक बॉडी है जिसको एक रखा हुआ है, यहाँ पे इसको 5 न्यूटन का फोर्स लगा के 2 मीटर डिस्प्लेस करा दिया जाता है, तो कितना वर्क डन हो जाता है? तो वर्क डन हो जाएगा आपका 5 इंटू में 2, इट मीन्स दैट 10 न्यूटन मीटर। इट मीन्स यू कैन राइट ऑल्सो 10 जूल। ओके, तो जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। नाउ वी हैव अनदर एक्सरसाइज क्वेश्चन। A force of 7 Newton acts on an object. The displacement is 8 meter. In the direction of the force, let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this case? In this case, you can see that the work done, the force is applying 7 Newton and the body is displacing 8 meter. It means that you can see clearly in the diagram. You can calculate work done by multiplying force and displacement. Force into displacement, it means that 7 into 8, it means 56 joule. Here is the work done of this phenomena, of this activity. Okay, displacement is very important. Okay, what is displacement? There is a distance between displacement and distance and displacement. These are two distinct things. Displacement, सपोज कि आप यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे आपको जाना है, तो ये आपका क्लियरली यहाँ से यहाँ तक अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे ये आपका क्लियरली डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। लेकिन सपोज करो आप यहाँ से लेके यहाँ गए पहले, फिर उसके बाद आप वापस आके यहाँ आ गए, तो आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। फाइनली आप पहले यहाँ गए, लेकिन डिस्टेंस अगर मान लो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आप गए 10 मीटर और फिर यहाँ पे आ गए 5 मीटर, तो आपका डिस्टेंस तो हो गया 10 और 5 15, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है। ठीक है, ये चीज़ समझने की बात। क्लियर। आपके पास एक और एग्जाम्पल है, देखिए ज़रा ध्यान से। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. सीधी सी बात है, इसके अंदर आपको करना है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स निकालने का फॉर्मूला, यहाँ पे फोर्स नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में देखो ध्यान से एक बार कि भाई 15 किलो का
15 किलो का कोई लगेज है और उस 15 किलो के लगेज को आप उठाते हो और उसका सिर पे रखते हो, 1.5 मीटर की डिस्टेंस के तक उठाते हो ऐसे, ठीक है, और सर पे रखते हो, तो यहाँ पे आपको वर्क डन पूछा गया। तो वर्क डन के लिए यहाँ पे फोर्स तो दिया ही नहीं है। जब फोर्स नहीं दिया तो पहले वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे फोर्स आपको दिया नहीं है, तो पहले फोर्स आप कैलकुलेट करोगे। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मीन्स द मास ऑफ द बॉडी, है ना। तो यहाँ पे मास कितना है उस लगेज का, 15 kg, एंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट हम उसको 10 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में ईजी रहे। तो F इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स निकल जाएगा इस क्वेश्चन का, 15 मास है इंटू में G यानी 10 है, तो ये हो जाएगा 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। तो अब 150 ये हो गया, तो अब यहाँ पे वर्क डन निकल जाएगा आपका, वर्क डन निकल जाएगा 150, और उठा के कितने दूर पे रखा है, उठा के कितना रखा है, 1.5 तक। तो इसका आंसर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 225 जूल, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है, 225 जूल, याद रखना इस चीज़ को। अब व्हेन डू वी से दैट वर्क, क्वेश्चन है आपके सामने, इसको करना है आपको। देखो मैंने जो आपको टॉपिक पूरा क्लियर कराया उसमें से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके सामने, ध्यान दो इधर। व्हेन डू वी से द वर्क इज डन, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन 1 जूल, 1 जूल कितना होता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, a pair of bullock exerts a force of 140 Newton on a pluff. The field being pluffed is 15 meter long. How much work is done in the pluffing the length of the field? सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई कर दो आप, आंसर आ जाएगा इसका। फोर्स दिया ही हुआ है आपका, है ना, 140 इंटू में 15 कर दो आप, ठीक है, 15 कितना हो जाएगा, आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना हो जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई, 15 इंटू में 140, ठीक है, 15 इंटू में 140 करो फटाफट से, तो ये हो जाएगा 15 इंटू में 140, पहले 14 से कर लो, 15 4 जा 60 एंड 15 1 जा 15, और ये 0 6 5 11 और एक ये 2 और फिर एक 0 और लगा लो, तो ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्योंकि 140 है इसलिए 0 और लगा दिया मैंने, तो ये आंसर आ जाएगा 2100 जूल, ठीक है, 2100 जूल, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब देखिए होता क्या है कि वर्क, एक चीज़ और दिखानी थी मेरे को आपको, कि वर्क जो होता है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, याद रखो इस चीज़ को, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। सपोज करो कि आप कोई बॉडी को खींच इस डायरेक्शन में रहो लेकिन वो जा इस डायरेक्शन में रहा है, नेगेटिव फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, या फिर समझ रहे बात को, कंसिडर, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ध्यान दो इधर, कंसिडर अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी along a particular direction, ठीक है। Now a retarding force F is applied in the opposite direction. रिटार्डिंग फोर्स का मतलब होता है जो, जैसे कि जो रोकने पे लगाती है, रिटार्डिंग मतलब मोशन के अगेंस्ट में जो फोर्स लग रहा होता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप साइकिल चला रहे होते हो या बाइक चला रहे होते हो तो उसके ऊपर मोशन की डायरेक्शन अलग होती है, लेकिन जब ब्रेक लगाते हो तो उसको रोकने के लिए ब्रेक फोर्स लगता है, तो उसे रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। और उसको आप वर्क डन भी कह सकते हो, नेगेटिव वर्क डन भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका उसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपने फोर्स कितना रिटार्डिंग लगाया और कितनी दूर वो चला, ठीक है, तो -F इंटू में S कर दो। सपोज करो रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है वो 10 न्यूटन और 2 मीटर जाके वो चलता है, तो ये 20 जूल वर्क डन हो गया, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन वर्क डन क्लियर है। तो पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन का मतलब ये होता है सिर्फ डायरेक्शन से पता होता है, डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। तो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, ओके। यहां देखो ध्यान से दिया हुआ है कि वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स ऑन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस ये याद रखना इस चीज को अच्छे से, समझ में आ गया। पहले मैंने पूरा वर्क का कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको, कोशिश करो इसको अच्छे से समझने की। और अब जो टॉपिक है हमारा
टॉपिक है हमारा एनर्जी, एनर्जी टॉपिक है। तो देखिए जरा ध्यान से, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, एवरीवन नोज दैट कि लाइफ जो है एनर्जी के बिना कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो डिमांड ऑफ एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग, ठीक है, तो डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है। सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स, सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स टू अस, ठीक है। मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन, याद रखना इस चीज को, ठीक है। इसकी एक चीज और है कि जो एनर्जी की यूनिट होती है वो भी, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है, जूल ही होती है, ठीक है। तो यानी कि इट मीन्स, आप इसका डेफिनेशन देख लो सही से, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पॉजेस एनर्जी। यानी कि एनर्जी की आप डेफिनेशन ये भी कह सकते हो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग एनी वर्क, है ना, इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, याद रखना इस चीज को। Energy possessed by an object is measurement in terms of its capacity of doing work, ठीक है। The unit of energy is therefore the same as that of work, that is joule, ठीक है, जूल ही उसकी एनर्जी होती है, ठीक है। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, सिंपल। तो 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 जूल ऑफ वर्क, समटाइम्स अ लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल, एंड किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, याद रखना इस चीज़ को। किलो जूल भी होती है, बड़ी यूनिट होती है एनर्जी को मेजर करने के लिए, तो किलो जूल होती है वो बड़ी यूनिट होती है, किलो जूल मीन्स 1000 जूल, ठीक है। अब आगे आइए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है, ठीक है। विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, सो मैनी एनर्जीज है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जीज हैं। जो जूल है, जो जूल आप यूनिट देख रहे थे आप इतनी देर से, उसके साइंटिस्ट इनके नाम के ऊपर पड़ा हुआ है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ठीक है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। और इन्होंने ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया था, एक लॉ दिया था, फॉर्मूला दिया था कि भाई जो करंट होता है उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट होता है, और हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला भी दिया था इन्होंने, जिसको जूल्स लॉ भी कह सकते हैं, H=I²RT। ये जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला पार्ट पढ़ोगे तब आप अच्छे समझ पाओगे। यहाँ पे आई जो करंट होता है, आर जो रेजिस्टेंस होता है, टी होता है टाइम होता है। बट यहाँ पे फिलहाल आपको देखने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल आपको अब ये टॉपिक दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं पहले, ये लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारी एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे ना एक आपने सुना होगा एक काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और उसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी चीज को मूव कराने में यूज करते हैं हम, ठीक है। मूव कराने में कोई चीज, जैसे जिसके अंदर जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो बॉडी उतनी ही ज्यादा मूव करेगी, उतनी ज्यादा वेलोसिटी से चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 12mv², याद रखना इस चीज को, 12mv², ठीक है, 12mv²। अब इसको बनाया कैसे गया है, बनाया कैसे गया, तो आपने मोशन चैप्टर अगर पढ़ा है आपने, तो मोशन चैप्टर के अंदर एक ये फॉर्मूला दिया होता है, ठीक है, v² - u² = 2as। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, 2 का मतलब 2 होता है, a का मतलब एक्सेलरेशन होता है, एंड s का मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे s की वैल्यू ये निकाल लो यहाँ से कैलकुलेट करके, ठीक है, s की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ठीक है। s की वैल्यू निकालने के बाद w का मतलब ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं होता, w का मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स की जो डिस्प्लेसमेंट को आप एस भी लिख सकते हो, ठीक है, एस भी लिख सकते हो। तो एफ का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा था आपने, और एस का मतलब क्या होता है,
एस का मतलब आपने यहाँ देखा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ठीक है, 2a होता है, ये लिखा आपने एस की जगह, ए से काट दो आप, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा जीरो होती है, स्टार्टिंग में अगर कोई करे तो ज़्यादातर मैक्सिमम जीरो होती है, तो ये सॉल्व करोगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब काइनेटिक एनर्जी का मतलब 1/2 mv स्क्वायर। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लो फटाफट से, देखो ध्यान से, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दो इधर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब मास अगर आपके सामने दिया हुआ है 15 kg और वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप बताओ काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल लोगे। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/mv स्क्वायर, तो m कितना है 15 है और v कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का 1/2 इंटू में 15 इंटू में 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 2 से काट दो 8 हो जाएगा, 15 का पाड़ा 8 बार पढ़ो 120 जूल हो जाएगा आंसर, 120 जूल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आज पार्ट 1 मैंने कराया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं इसके ऊपर और भी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और भी बढ़िया से अगर आपको समझना है तो बस आप कमेंट में बताइए कि मुझे अच्छे से समझना है, ठीक है। और जो जैसा भी आपको लगा है, वीडियो जैसा भी लगा है, आप इसमें नीचे से कमेंट ज़रूर करना, ताकि ये मोटिवेट करे हमें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये कॉन्सेप्ट पहुँचे सही से।